कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि कंडक्टर का जो इनर सरफेस है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि जो आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो शेप ऑफ आउटर सरफेस और दूसरा था प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है ना। मतलब कि ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड इस पर, और आउटर सरफेस का जो शेप है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता था या करता है। वैसे ही अब जो इनर सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है ना, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी। दूसरा फैक्टर है कि जो अंदर चार्ज है इसका प्लेसमेंट कैसा है, सिमेट्रिक प्लेसमेंट है या अनसिमेट्रिक प्लेसमेंट है, ठीक है। और तीसरा फैक्टर है कि जो इनर सरफेस है इसका शेप कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन inner surface of a conductor depends on three factors. The first one is the presence of charge inside the cavity. The second factor is placement of charge inside cavity, and third factor is shape of inner surface of conductor। तो इनर सरफेस का मतलब कैविटी का जो सरफेस हो गया उस पर। तो तीन फैक्टर यहाँ पर आए हैं। इन तीनों फैक्टर को हम लोग एक टेबल बनाकर समझेंगे और फिर साथ में फिगर से भी समझेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से इन तीनों फैक्टर को हम ध्यान लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि चार्ज जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, देन प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ इनर सरफेस। ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अब देखेंगे एक टेबल से। टेबल में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में रखेंगे शेप ऑफ इनर सरफेस, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंड कॉलम में प्रेजेंस ऑफ चार्ज इनसाइड कैविटी, है ना, ये हो गया। और थर्ड फैक्टर जो हम लोग है उसमें हम लोग रखेंगे कि शेप तो हो गया, इसमें रखेंगे प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, मतलब प्लेसमेंट जो है सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, ये कॉलम 3 में रखेंगे। और फिर फोर्थ वाले कॉलम में आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसको हम लोग फोर्थ कॉलम में रखेंगे। तो पहला केस देखेंगे कि जो शेप है
मान लेते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अब चार्ज जो है प्रेजेंट है, मान लेते हैं प्रेजेंट है और सिमेट्रिक है, तो भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर शेप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है और फिर जो चार्ज है वो प्रेजेंट है लेकिन अनसिमेट्रिक है, तो अनसिमेट्रिक होगा तो उस केस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि इसमें जो शेप है, मेन फैक्टर शेप हो जाएगा। जब शेप नॉन यूनिफॉर्म होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ही होना है, जैसा कि आउटर सरफेस में भी यही केस हमने पढ़ा था, ठीक। अगर मान लेते हैं कि जो शेप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, और जो चार्ज है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं है। उस केस में शेप नॉन यूनिफॉर्म है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, इतने 3 जो पार्ट्स हमने देखे, इसमें ये देखा कि मेन फैक्टर जो है वो शेप है। अगर शेप नॉन यूनिफॉर्म होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा, चाहे चार्ज हो या नहीं हो, ठीक है। तो इसको एक फिगर से समझेंगे कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी हो गया, तो कैविटी के अंदर जो चार्ज है ना, ये चार्ज हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये सरफेस, इनर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस पर जो चार्जेज आएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इफ इनर सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म then charge distribution will always be non यूनिफॉर्म, ठीक है। इनर सरफेस यानी कैविटी का जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो रफ है, नॉन यूनिफॉर्म है। उस केस में अंदर चार्ज हो या नहीं हो, सिमेट्रिक प्लेसमेंट हो, अनसिमेट्रिक हो, हर केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक। अब आते हैं अगला केस। अगला केस में मान लेते हैं कि जो शेप है वो यूनिफॉर्म है, ठीक। अगर यूनिफॉर्म है और जो चार्ज है वो प्रेजेंट है, ठीक। अगर चार्ज प्रेजेंट है और प्लेसमेंट सिमेट्रिक है, ठीक, प्लेसमेंट सिमेट्रिक है, मतलब फिगर में अगर समझें एक फिगर से कि ये अपना कंडक्टर हो गया जिसका कैविटी का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म है ना, इनर सरफेस यूनिफॉर्म हो गया और जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर पर रखा है। तो उस केस में जो होगा, शेप भी यूनिफॉर्म हो गया और चार्ज भी सिमेट्रिक हो गया, तो इस पर जो चार्जेज इंड्यूस होंगे वो बिल्कुल सिमेट्रिक चार्जेज इंड्यूस होंगे यहाँ पर। तो कह सकते हैं ये वाला केस हो गया है ना, यहाँ पर कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अब ये केस हो सकता है कि चार्ज प्रेजेंट हो लेकिन जो प्लेसमेंट है वो अनसिमेट्रिक हो,
उस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पर जो सरफेस है वो हम लोग रखते हैं यूनिफॉर्म, इनर सरफेस यूनिफॉर्म रखते हैं, चार्ज भी प्रेजेंट है, और जो सरफेस है, जो प्लेसमेंट है चार्ज का, वो अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक होते ही जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ऐसा केस होगा कि अपने पास एक कंडक्टर है ना, ये इनर सरफेस हो गया। इनर सरफेस देखेंगे कि यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो चार्ज सेंटर पर नहीं है, मतलब चार्ज कहीं किनारे इधर रख दिया हमने। तो इस केस में क्या होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इधर कहीं चार्जेज ज़्यादा होंगे और इधर कम हो जाएंगे, इधर डेंसिटी थोड़ी कम होगी। तो ऐसा केस होगा कि इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो अपना इनर सरफेस का शेप है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज जो है वो एब्सेंट है। तो फिर सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक प्लेसमेंट का तो कोई सवाल नहीं है ना, लेकिन एब्सेंट होगा चार्ज, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा होगा जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक कंडक्टर है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली शेप का कैविटी है, स्फेरिकल शेप का, और कोई चार्ज नहीं है। तो उस केस में इनर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो शेप जो है वो यूनिफॉर्म है, और इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि किसी कंडक्टर के ऊपर आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कंडक्टर्स पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिए गए, एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2। ठीक, तो क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल large plates which are conducting have charges Q1 and Q2 as shown in figure. We have to find the charges present on each surface of each conductor। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो लार्ज प्लेट्स दिए गए, यानी उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक, तो ऐसा करेंगे, मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में चार्ज इस पर जो है वो है x, तो राइट साइड में चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस x। तो जैसा कि हमने अभी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो कंडक्टर है उस पर टोटल चार्ज जो है वो Q1 ही रहेगा, भले बगल में कोई चार्ज आ गया तो चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होता है या इंडक्शन जब होता है तो चार्ज बढ़ते नहीं हैं, टोटल चार्ज उतना ही रहता है। तो इसमें भी टोटल चार्ज रहेगा Q1, इसलिए एक फेस पर हमने रखा x तो दूसरे फेस पर रखा
Q1 माइनस एक्स। ठीक, साथ में एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि दो कंडक्टर अगर पास में रखे जाएं तो एडजेसेंट फेसेज पर इक्वल चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। तो जो दूसरा फेस है इस पर चार्ज आएगा माइनस Q1 माइनस एक्स, और उसके राइट साइड में टोटल चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। अब दूसरा वाला जो प्लेट है इस पर भी आप टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो देखेंगे Q2 रह जाएगा, है ना। और टोटल चार्ज Q2 ही रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसमें इंडक्शन हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आया नहीं और कहीं पर चार्ज गया नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पहले वाले कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं यह है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 करना है। ठीक, इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं इन एक लेयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेट्स है इनका एरिया मान लेते हैं A है, दोनों प्लेट्स का एरिया A है। तो यहाँ पर इस प्लेट पर जो x1 x चार्ज है इसके कारण से पॉइंट P पर जो फील्ड होगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा। तो राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर x बाई ए हो गया सरफेस डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूला से हमने ये वैल्यू रखा है। ठीक, अच्छा, अब जो दूसरा चार्ज है ये दूसरे फेस पर Q1 माइनस एक्स, इसके कारण से पॉइंट P पर फील्ड होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग लिखेंगे निगेटिव। बाकी मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको लिखेंगे Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आते हैं जो तीसरा सरफेस है यानी दूसरे कंडक्टर का पहला सरफेस, इस पर देखेंगे कि निगेटिव चार्ज है ना। ऐसा मान लेते हैं कि Q1 माइनस एक्स चार्ज है लेकिन ये निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो इसके कारण से फील्ड आएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड इसका जो है मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ही है जितना कि ये वाला चार्ज था Q1 माइनस एक्स। तो इसके कारण से फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, अब आ गया दूसरे कंडक्टर का सबसे राइट मोस्ट फेस। यहाँ पर टोटल चार्ज इतने हैं। अब इनको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेज हैं जो भी हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉइंट P पर फील्ड क्रिएट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव, और टोटल चार्ज है Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ये सारा मिल करके 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ठीक, तो इनको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि LCM जो है ये आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा x माइनस Q1 माइनस एक्स प्लस Q1 माइनस एक्स माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। ये क्वांटिटी आ गया, इसको 0 करना है। तो इसमें से जो टर्म है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ देखेंगे कि इधर आएगा 2x माइनस Q1 प्लस Q2
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आया एक फेस पर चार्ज। तो अगर हम ऐसा देखें कि प्लेट का फिगर बनाकर अगर देखें तो अपना एक प्लेट ये हो गया लेफ्ट वाला प्लेट, और जो राइट साइड में जो प्लेट है ये हो गया। तो अब इन पर जो फेसेज पर चार्जेज आएंगे, पहले फेस पर हमने चार्ज रखा था x, तो x का वैल्यू यहाँ से आया है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब दूसरे फेस पर जो चार्ज है वो है Q1 माइनस x। ठीक है, तो Q1 माइनस x करेंगे, Q1 में से ये x माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब जो दूसरा कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर का लेफ्ट वाला फेस पर जो चार्ज आएगा इसका जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आया, ये देखेंगे जो राइट मोस्ट फेस है उस पर चार्जेस दिए गए Q1 प्लस Q2 माइनस x। तो x का जो वैल्यू है वो Q1 प्लस Q2 का आधा है, इसका आधा है वो। तो ये देखेंगे Q1 प्लस Q2 का हाफ है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दोनों पर चार्जेज भले डिफरेंट थे, अभी भी दोनों पर चार्जेज जोड़ेंगे तो अभी भी पहले वाले पर Q1 आएगा, देखेंगे Q2 बाई 2 और Q2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, और दूसरे वाले पर टोटल चार्ज Q2 आएगा, अभी भी Q1 बाई 2 और Q1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों पर चार्जेज इक्वल आए हैं, और बीच में जो चार्जेज हैं वो इक्वल और अपोजिट नेचर के हैं, है ना। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी जाकर कई बार हमें ये क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो यूज करना पड़ता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली वैसे ही दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स दिए गए हैं जिनका एरिया जो है वो इक्वल है एक पर चार्ज दिया गया है +q और दूसरे पर चार्ज दिया गया है -2q। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर हमें दिया गया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। तो हमें पता करना है कि दोनों प्लेट्स के जो सरफेसेज हैं उन पर कितने चार्जेस इंड्यूस होंगे, है ना। तो हमें पता करना है फाइंड द चार्जेज induced on each surfaces in the presence of external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक वैसा ही पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि इस कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, और ये जो सरफेसेज हैं, सरफेसेज पर चार्जेज मान लेते हैं, इस पर है x, तो इस पर हो जाएगा q माइनस x, इस पर हो जाएगा x माइनस q, इसका जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का, और जो दूसरा फेस है उस पर चार्जेज हम लोग जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद -2q बचना चाहिए, है ना। यानी कि इसमें जो होगा
चार्ज, उसको हम लोग लिख सकते हैं -2q माइनस x माइनस q। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि कुल मिलाकर हो जाएगा -x प्लस q। इतना चार्ज इस राइट वाले फेस पर होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो पॉइंट P है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सारे चार्जेस के कारण से। तो पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले सरफेस के कारण से, यहाँ पर जो चार्ज है उसके कारण से जो फील्ड आएगा वो आएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इधर की तरफ आएगा, क्योंकि ये जो लेयर है वो लेयर तो यहाँ पर है, तो इस लेयर के कारण से इस लेयर के राइट साइड में जाएंगे तो राइटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट P पर राइटवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड होगा उसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये जो चार्ज है q माइनस एक्स इसके कारण से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो लिखेंगे माइनस q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद एक चार्ज यहाँ पर है x माइनस क्यू। अब ये भी पॉजिटिव हम लोग मार रहे हैं तो इसके कारण से भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो लिखेंगे माइनस x माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज है जो राइट मोस्ट फेस है वो निगेटिव चार्ज हमने ले रखा है, तो निगेटिव चार्ज के कारण से जो फील्ड आएगा वो उधर ही आएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस, और उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का x प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हमने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, और एक एक्सटर्नल फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हर एक्सटर्नल फील्ड हर चार्ज का इफेक्ट होता है, लेकिन सारे मिल करके कैंसिल कर देते हैं, और इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 हो जाता है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, बाकी रह गया। तो इसमें देखेंगे कि x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x प्लस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस e इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, अगर इनको ऐड करें 2a एप्सिलॉन नॉट LCM हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 2x प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस e, ये हो जाएगा। ठीक, तो 2x प्लस क्यू का वैल्यू आएगा माइनस e इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो लिखेंगे माइनस 2a इंटू e इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर x का वैल्यू हमें पता हो तो बाकी सारे वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पर हमें ये जानना था कि इस क्वेश्चन से कि किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और कंडक्टर के अंदर चूँकि इसको 0 कर देना है तो इस तरह से हर सरफेस पर चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने जो चार्जेस कंसीडर किए थे उसमें एक ही अननोन था x, बाकी q और e तो हमें पहले से पता थे, तो बाकी सरफेसेस पर चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया गया हो।